नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवीन आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, एक बार वहीं से मैं रिकैप कर रहा हूँ। लास्ट में शायद कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। उच्च पुरापाषाण काल में मानव ज्ञानी हो चुका था, उसी ज्ञान का प्रयोग करके हमने इस तकनीक को सही किया और फिर से आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि छोटा सा रिकैप में कर दूं। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने बात करी, पुरापाषाण काल को समझा। पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे। पहला, जिसमें मैंने कहा कि मानव की स्थिति कैसी है, प्रारंभिक अवस्था, वो हमने समझा। फिर कौन से क्षेत्र हैं, कौन से उपकरण हैं जहां से प्राप्त हुए, वो मामला। लास्ट में जो मैं देख पाया क्लास को, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ उच्च पुरापाषाण काल से। तो जहां आपने उच्च पुरापाषाण काल लिखा था, उसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, दोबारा मेंशन कर दे रहा हूँ। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। और इस उच्च पुरापाषाण काल में हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे थे, क्षेत्र। तीसरा पॉइंट पढ़ रहे थे, क्षेत्र। याद आ रहा है? तो जो ग्राफ आप लोग बनाए थे उसी का मैं आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो उच्च पुरापाषाण काल में मानव की अवस्था हम लोग समझ चुके थे। मानव ज्ञानी मानव हो गया था, होमो सैपियंस हो गया था, और यहीं पे ब्लेड के उपकरण बनाने लगा था। जब मानव ज्ञानी हो गया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मानव का शिकार, जैसे मानव जानवरों का शिकार कर रहा है, उसी तरीके से जानवर भी भूखे हैं, वो भी मानव का शिकार करेंगे। अब मानव अपने आप को बचाने के लिए गुफाओं में छुपने लगा, है ना। और मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, तो जब गुफाओं में छुपा रहा काफी समय तक, तो करे क्या? तो जितने भी वहां पे शैल यानी जो पत्थर हैं उन पे चित्रकारी करना शुरू कर दिया। और वो चित्रकारी, वो जो गुफा है वो हमें आज भी मिलती है, वो है भीमबेटका की गुफा। इसका संबंध कब से है? पुरापाषाण काल से। और आपको बता दें कि पुरापाषाण काल में कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें मेंशन करेंगे आप लोग, यहीं पे मेंशन करेंगे, लिखें चित्रकला का विकास। इसके अंदर पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्या हुआ सर? चित्रकला का विकास, चित्रकला का विकास। और इसकी खोज किसने करी, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये जो खोज करके निकाली कि भी चित्रकला हुई थी, इसकी खोज करी 1958 में। 1958 में वी एस वाड़कर ने, वी एस वाड़कर, वी एस वाड़कर ने इसकी खोज करी थी कि भाई चित्रकला का विकास हुआ, और खोज के निकाला भीमबेटकाओं की गुफा से शैल चित्र। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र, शैल मतलब पत्थर, और उन पे जो बने चित्र थे वो, भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र। अब ये भीमबेटका की गुफा कहाँ है सर? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमें तो पता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, अब फंसेंगे कहाँ जरा वो समझिए। मध्य प्रदेश में तो है भीमबेटका की गुफा, लेकिन कहाँ? लिखें भीमबेटका की गुफा। मोटा मोटा आंसर तो मध्य प्रदेश आप दीजिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विकल्प में ना हो तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है, और भोपाल विकल्प में ना हो तो भोपाल के रायसेन क्षेत्र में है, रायसेन क्षेत्र में है। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से प्रश्न कई बार रिपीटेडली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की गुफा कब? उच्च पुरापाषाण काल। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे चित्रकला का विकास हुआ 1958 में, वी एस वाड़कर ने इसको खोज करके निकाला। और भीमबेटका की गुफा जो प्राप्त हो रही है, वहां पे जो गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र हैं, उनको इन्होंने खोज के निकाला। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन क्षेत्र में। तो पहला तो हुआ चित्रकला का विकास, ठीक है। दूसरा, दूसरा नंबर मेंशन करेंगे, यहां पे जो विकास हो रहा है वो है मूर्ति कला का विकास, मूर्ति कला का विकास, मूर्ति कला का विकास। अब देखिए यहाँ पे कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लिखें कौन सी लोकेशन से प्राप्त हुई है। पहला पॉइंट तो वही मेंशन करें, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में। सर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको अलग से नहीं पढ़ना है, वो सब इसमें समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एक लोकेशन बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ती है सर? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद के लोहंदा नाला, जगह का नाम है लोहंदा नाला, लोहंदा नाला से मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। किसकी? मात्र देवी की प्रतिमा, मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये बताया जाता है कि ये हड्डियों से बनी प्रतिमा थी, हड्डियों से बनी प्रतिमा, हड्डियों से बनी प्रतिमा,
कैसी प्रतिमा थी? हड्डियों से बनी प्रतिमा थी। तो दो विकास हमें उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानव ज्ञानी हो चुका था और उस ज्ञान का प्रयोग करके इसने दो विकास कहीं ना कहीं यहाँ करके दिखाए। ठीक है, चित्रकला का विकास, भीमबेटका की गुफा याद रखना है। मूर्तिकला के विकास में उत्तर प्रदेश का बेला नदी घाटी, उत्तर प्रदेश का बेला नदी घाटी जो कि इलाहाबाद में है, लौंदा नाला जगह का नाम है, जहां से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल में मातृ देवी की प्रतिमा का प्रमाण किस कालखंड में मिलता है, तो क्या उत्तर देंगे? पुरापाषाण। पुरापाषाण में भी उच्च पुरापाषाण। ठीक है जी, अब नोट डालकर एक पॉइंट लिखें, नोट डालकर एक पॉइंट लिखेंगे, इसी के नीचे लिखें बेलन नदी घाटी के, लिखें बेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज के पुरा स्थलों, अरे फिर अटक रहा है, पुरा स्थलों की खोज नहीं, अटकेगा नहीं, पुरा स्थलों की खोज किसने करी है? प्रोफेसर जी आर शर्मा, प्रोफेसर जी आर शर्मा ने की है। तो बेलन नदी घाटी से जो पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, मैं बोल भी दे रहा हूं अगर आपको राइटिंग समझ में आ रही हो, तो बेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज प्रोफेसर जी आर शर्मा ने की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इन्होंने ये खोज करके निकाला। ठीक है जी, तो आपका तीनों चार्ट आपका तैयार हो गया होगा। तो ये निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल हम लोगों ने समझ लिया है। अब बाहर पैराग्राफ से बाहर आके नोट डालकर एक पॉइंट लिखें, नोट डालकर एक पॉइंट लिखें, इसमें लिखिए कि पुरापाषाण संस्कृति, पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष, संस्कृति के अवशेष, पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट मेंशन करेंगे सोहन नदी घाटी, ये हम लिख चुके हैं बट फिर भी एक जगह इसको समाहित कीजिए, सोहन नदी घाटी। दूसरा मेंशन करें नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। तीसरा हमने देखा बेला नदी घाटी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, है ना, बेला नदी घाटी। चौथा पॉइंट, और कहां से प्राप्त हुए हैं? भीम बेटकाओं की गुफाओं से प्राप्त जो शैल चित्र हैं वहां से हमें प्राप्त होते हैं। तो लिखें भीम बेटका की गुफा, भीम बेटका की गुफाओं से प्राप्त, गुफाओं से प्राप्त शैल चित्र। ठीक है जी, तो पिछली क्लास में मुझे ये कराना था, तो जो कुछ डिस्टर्बेंस हुआ शायद तकनीकी समस्या की वजह से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वहां से आगे कंटिन्यू करते हुए इसको अपडेट कीजिए। तो हमने भी समझा पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल में तीनों स्थितियां देखी, मानव की स्थिति, उसके उपकरण कौन से हैं, कौन से क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है और उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद हमने ये भी समझा कि पुरापाषाण संस्कृति, पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो उसकी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये सारे पॉइंट लिख चुके हैं। बट आपको कंसेप्ट कंठस्थ होना चाहिए कि सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेला नदी घाटी और भीमबेटका की गुफा जहां से हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर है जी, तो इसके साथ आपका ये पूरा पाषाण काल समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करेंगे, मध्य पाषाण काल। हमने तीन कालखंड बांटे थे, आकार मतलब उपकरणों के आकार प्रकार उनकी विभिन्नता के आधार पर हमने देखा पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पुरा पाषाण वी हैव फिनिश्ड, हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। अब हेडलाइन दीजिए आप लोग, मध्य पाषाण काल, हेडलाइन दीजिएगा मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट हेडलाइन दीजिए, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और इसमें मेंशन कर लेंगे, हमने कहा था इसको संक्रमण काल की संज्ञा दी गई है, इसको संक्रमण काल की संज्ञा दी गई है और इसको परिवर्तन काल कहा गया है ना, परिवर्तन काल कहा गया। संक्रमण काल मतलब कि भाई दो कालखंडों के बीच का काल है, पुरापाषाण मध्य, पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का कालखंड है मध्य पाषाण, तो इसको संक्रमण काल की संज्ञा दी गई है। पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखें। अब देखिए बहुत क्रम आपको यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करें कि मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते मानव ज्ञानी हो चुका था, ब्लेड के उपकरण बना रहा था, लेकिन मध्य पाषाण काल में जैसे ही एंटर हुआ वही ज्ञानी मानव जब इसमें एंटर हुआ तो छोटे छोटे उपकरण बनाने शुरू कर दिए। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट इसमें बना के लिखें, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे इस काल के उपकरण, लिखें इस काल के उपकरण, इस काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, अत्यंत छोटे होते थे
अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें एक नाम से जाना गया, नाम ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया सर, माइक्रोलिथ। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया, क्योंकि सबसे यहाँ पे उपकरण जो है वो अत्यंत छोटे देखने को मिल रहे हैं इस मध्य पुरापाषाण काल में, जिसके चलते इनको माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो मतलब छोटे, है ना, लिथ जो पाषाण के उपकरण है। तो माइक्रोलिथ का संबंध किस कालखंड से है, तो मध्य पाषाण, यहाँ पे याद रखना है। अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसकी सर्वप्रथम जानकारी, इसमें लिखें कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी, इसकी सर्वप्रथम जानकारी 1867 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में सी एल कार्लाइन, सी एल कार्लाइन, कार्लाइल, सी एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र, ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे, लघु पाषाण उपकरण खोजे, लघु पाषाण उपकरण खोजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए। इस काल में, इस काल की विशेषता क्या है कि अत्यंत छोटे उपकरण यहाँ देखने को मिल रहे हैं और इसके चलते इनको माइक्रोलिथ कहा जा रहा है। और ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये विंध्य क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे लघु पाषाण उपकरण देखने को मिले। इसकी सबसे पहली जानकारी 1867 में सी एल कार्लाइल ने दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे माइक्रोलिथ याद रखें, किस कालखंड को कहा जा रहा है, और छोटे उपकरण किसने खोज करी, कहाँ खोज करी, नाम क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा यहाँ पे समझ पाए, छोटे उपकरण तो मिल गए, अब यहीं पे हम देखेंगे कि हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए, जो छोटे छोटे थे, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे। हड्डी से बने उपकरण या हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं महददा से। महददा एक नया नाम आया है आपके सामने, और ये कहाँ पड़ता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रतापगढ़। नाम सुने हैं, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वही प्रतापगढ़ की बात हो रही है। तो कितने बच्चे प्रतापगढ़ से हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो हड्डी के उपकरण महददा से प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रतापगढ़ में है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखें। और इसकी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, लिखें, ये जो महददा है बेसिकली, इसमें लिखें जी आर शर्मा ने, जी आर शर्मा ने, जी आर शर्मा ने महददा, महददा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है जी, किसने, जी आर शर्मा ने इसी महददा जो कि प्रतापगढ़ में है, जहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं, इसके 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 3 क्षेत्र कौन से हैं, पहला इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे झील हुआ करती थी, इसका झील क्षेत्र, पहला इसका झील क्षेत्र। दूसरा इन्होंने बोला यहाँ पे बूचड़ खाना भी हुआ करता था, मतलब मांस वगैरह काटा जाता था, तो बूचड़ खाने का भी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, बूचड़ खाना क्षेत्र। और तीसरा इन्होंने बताया है, तीसरा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, लिखें कब्रिस्तान, कब्रिस्तान क्षेत्र का इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने देखा हड्डी के बने उपकरण मिले हैं महददा से। अब हड्डियां कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे बूचड़ खाना होगा, वहीं से हड्डियां मिलेंगी। और बूचड़ खाना कहाँ है, ये रहा महददा में। तो बूचड़ खाना, अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी के बने उपकरण मध्य पाषाण काल में जो देखने को मिला, उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो क्या उत्तर देंगे, बूचड़ खाना क्षेत्र से, क्योंकि जी आर शर्मा ने महददा के 3 क्षेत्रों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, झील क्षेत्र, बूचड़ खाना क्षेत्र, कब्रिस्तान क्षेत्र। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। तो ये उपकरण कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखें, सर्वाधिक उपकरण, मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, लाइन चेंज करके लिखेंगे, सर्वाधिक उपकरण, सर्वाधिक उपकरण यानी मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक उपकरण गुजरात के, गुजरात के लंगनाच, लंगनाच, लंगनाच से प्राप्त हुए हैं। लोकेशन याद रखनी है, लंगनाच से प्राप्त हुए हैं। तो एक स्टेप तो हमने ये समझी कि मध्य पाषाण काल कहा किसको जा रहा है, मतलब छोटे उपकरण बनाए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में क्या जानकारी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब इस काल में सबसे बड़ा परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन काल भी कहा जा रहा है,
संक्रमण काल है। तो इस क्षेत्र में परिवर्तन क्या हुआ इस कालखंड में, आइए उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें परिवर्तन काल। लिखें जलवायु, इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इस कालखंड में आते आते सबसे बड़ा व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, जलवायु परिवर्तन। भैया गर्मी बढ़ी, बारिश हुई, और जब बारिश हुई तो बर्फ पिघली, गर्मी बढ़ी, जब बर्फ पिघल के मैदानों में पहुंची तो घास उगी, है ना, क्रम समझिए, घास उगी, जंगल आदि का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। पशु आके घासों को चरने लगे। अब मानव ज्ञानी तो हो ही चुका था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो जलवायु परिवर्तन होने के चलते पशुओं का आगमन शुरू हुआ, और यहीं पे कुछ ऐसे पशु रहे जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तो मानव ने सोचा, अरे तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसको पाला जाए, है ना, क्योंकि ज्ञान आ चुका है। तो पशुपालन की शुरुआत कब हो रही है, मध्य पाषाण काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे। पशुपालन यहाँ पे शुरू हुआ, पर इस जलवायु परिवर्तन के चलते पशुपालन शुरू हुआ, पशुपालन शुरू हुआ। और लिखें पहला पालतू पशु, पहला पालतू पशु इन्होंने जो पाला वो था कुत्ता, डॉग, पहला पालतू पशु। ठीक है, अगर ये विकल्प में ना मिले तो आप भेड़ बकरी को आंसर लगाएंगे। भेड़ बकरियों को भी पाला गया, लेकिन पहला जो था वो कुत्ता था। भेड़ बकरी ये मवेशियों में आ जाते हैं, भेड़ बकरी भैंस गाय बैल ये सब है ना, तो मवेशी, मवेशियों को पाला, जिसमें भेड़ बकरी सबसे पहले देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य या पहला पालतू कब पाला गया, पहला पालतू किसको पाला गया, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त होता है, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिए इसी में। लिखें पशुपालन, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, इसमें लिखें पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है राजस्थान से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान से मिलता है, और राजस्थान में एक लोकेशन है जिसका नाम है बागौर। बागौर एग्जाम और डेप्थ में जाएं अगर, तो बागौर में एक क्षेत्र है भीलवाड़ा। लो जी, हमें पता है जी कहाँ से आप पूछना चाहते हैं, है ना। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, पहला साक्ष्य राजस्थान से मिल रहा है, बागौर में एक क्षेत्र है भीलवाड़ा जहां से मिलता है। अगर विकल्प में राजस्थान ना हो तो दूसरा क्षेत्र भी है मध्य प्रदेश, यहां से भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन पहला आंसर आपका राजस्थान ही होगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है जिसका नाम है आदमगढ़। मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है आदमगढ़, और आदमगढ़ में एक जगह है होशंगाबाद। पढ़े कभी जीवन में, बात करे थे इसके ऊपर, होशंगाबाद, याद आ रहा है। चलिए, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, लोकेशन आपके सामने। ठीक है, एक परिवर्तन तो ये हुआ। अब छोटे छोटे उपकरण बनाए जा रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण छोटे उपकरण है, माइक्रोलिथ कहा जा रहा है। अब जलवायु परिवर्तन में ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे कहने लगे आभूषण भी बनाए जाने लगे, एक माला में पिरो दे रहे हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान आ चुका है उच्च पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखें आभूषण बनने शुरू हुए, आभूषण बनने शुरू हुए, आभूषण बनने शुरू हुए। और यहाँ पे जो हम पहला आभूषण देखते हैं वो पत्थर और हड्डियों के उपकरण, पत्थर और हड्डियों से निर्मित आभूषण, से निर्मित आभूषण। ठीक है जी, आभूषण। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, पत्थर और हड्डियों से निर्मित आभूषण कौन से कालखंड, तो मध्य पाषाण काल। आप उत्तर दीजिएगा इसी क्रम में। अगला उपकरण यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में लोकेशन पढ़े हम लोग, महददा, महददा, यहां से प्राप्त आभूषण, हड्डियों और पत्थर से ही मिले हैं। कहां से मिले, प्रतापगढ़ महददा से प्राप्त आभूषण। ठीक है जी, तो माइक्रोलिथ है, उसमें आपने देखा पशुपालन भी शुरू हो गया, जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि परिवर्तन का काल है। हमने अगला देखा आभूषण बनने यहाँ पे शुरू हो गए। ठीक है जी, अभी हमने देखा कि जी.आर. शर्मा ने महददा को 3 क्षेत्रों में बांटा, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, है ना, और हमने देखा कब्रिस्तान क्षेत्र। क्योंकि मानव ज्ञानी हो चुका था, उच्च पुरापाषाण काल में ज्ञान आ चुका था, कहीं ना कहीं संवेदनाएं भी जगने लगी थी, एक दूसरे से प्रेम होने लगा,
है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मानव की मृत्यु हो रही है तो उसकी अंत्येष्टि प्रथा भी शुरू हो जाती है मध्य पाषाण काल से। ठीक है जी। अब छोटा सा हेडलाइन दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, अंत्येष्टि, मृतकों की अंत्येष्टि, मृतकों की अंत्येष्टि, मृतकों की अंत्येष्टि। और हमने देखा कि अभी आग की खोज हुई है, अभी मानव को जलाया नहीं जा रहा है, मानव को दफना रहे हैं, है ना, मानव को दफना दे रहे हैं, कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। तो मृतकों की अंत्येष्टि जो हमें देखने को मिलती है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रही है, मध्य पाषाण काल से। अब यहाँ पे जरा देखिए, अब मृतकों की अंत्येष्टि के अंतर्गत हम देखेंगे कि इनको कब्र में दफना रहे, कब्र में दफना रहे, कब्र में दफनाना, और उस कब्र में दफनाने के साथ कुछ सामग्री वस्तु भी रख देते हैं, सामग्री वस्तु भी रख देते हैं। और जो सामग्री वस्तु रखी जा रही है, सामग्री वस्तु रखी जा रही है, ऐसा है कि भैया कि दोबारा पुनर्जन्म मिले तो इंसान के रूप में आना। तो यानी ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास कर रहे हैं और ये पुनर्जन्म का प्रतीक कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, पुनर्जन्म का प्रतीक। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो ये कब्रिस्तान मिले हैं, यहीं से अस्थि पंजर भी मिले हैं जब इसकी खुदाई हुई, है ना। तो यहाँ पे जरा समझिए कि यहाँ से जो प्रमाण मिल रहा है, प्रमाण या जो अस्थि पंजर मिल रहे हैं, जो अस्थि पंजर मिल रहे हैं वो क्या मामला है, कहाँ से मिल रहे हैं। तो पहला लोकेशन आप लोगों को याद रखना है, प्रतापगढ़। अभी हमने बात करी थी, G.R. शर्मा ने 3 क्षेत्रों में बांटा है, कब्रिस्तान भी बांटे थे, है ना। तो प्रतापगढ़ एक लोकेशन जो हमें याद रखनी है, और इस प्रतापगढ़ में पहली लोकेशन है महददा, पहली लोकेशन है महददा। और यहाँ से हम लोगों को 28 कब्रें प्राप्त होती हैं। इन 28 कब्रों में एक युगल की कब्र प्राप्त होती है। युगल मतलब एक मनुष्य है, एक पुरुष है और एक महिला है ना। तो 28 कब्र मिल रही है महददा से, जिसमें एक युगल मिल रही है। और यहीं पे हमें गर्त आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, गर्तावास, गर्त आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं इसी महददा से, गर्त आवास के साक्ष्य। और यहीं से हमें सिंहों के आभूषण भी मिलते हैं, सिंहों के आभूषण भी यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। गर्तावास का मतलब क्या है कि गड्ढा बना के व्यक्ति वहां निवास कर रहा है, गर्तावास। प्रतापगढ़ में महददा, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। दूसरा लोकेशन जो हमें जानना है इसके अंतर्गत वो है सराय नाहर, सराय नाहर कहाँ है, प्रतापगढ़, दूसरा लोकेशन। और यहां से हमें 15 कब्रें प्राप्त हुई हैं, ऊपर वाले महददा में 28, यहाँ पे 15 प्राप्त हुई हैं। और सराय नाहर इसकी भी प्रोफेसर G.R. शर्मा बताते हैं, यहाँ पे प्रोफेसर G.R. शर्मा, प्रोफेसर G.R. शर्मा बोलते हैं कि भैया जो यहाँ पे सराय नाहर में जो मृतकों को दफनाया जा रहा है उसमें एक विशेष आप देख सकते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्या है, लिखें, सिर पश्चिम की तरफ रख दे रहे हैं, जो सिर है वो पश्चिम की तरफ रख दे रहे हैं और पैर पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रथा ये सराय नाहर में देखने को मिल रही है। तो सराय नाहर में 15 कब्र मिली है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, दमदमा, नाम सुने हैं, बिल्कुल सुने होंगे, दमदमा। और इस दमदमा से हमें 41 कब्रें प्राप्त हुई हैं। और इस 41 कब्रों में आप देखेंगे कि जो युगल हैं, महिला और पुरुष, उनकी संख्या 5 पाई गई है, 5 कब्रें मिली हैं इस 41 में, दमदमा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ याद रखना मत रखना, लेकिन इसको याद रखना जो मैं लिखने जा रहा हूं, कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। यानी दमदमा, प्रतापगढ़ का जो दमदमा है वहां से 41 कब्रें प्राप्त हुई हैं। और 41 कब्रों में 5 कब्रें ऐसी हैं जो युगल हैं, मतलब महिला और पुरुष की हैं। और एक कब्र ऐसी भी मिली है जहां से 3 मानव कंकाल यहाँ पे देखने को मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से मिले हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, दमदमा, दमदमा का है सर, प्रतापगढ़। तो 3 लोकेशन, एक बार छोटा सा रिकैप देखिए, इसके प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, अस्थि पंजर के, प्रतापगढ़ पहली लोकेशन, और प्रतापगढ़ में महददा और सराय नाहर और दमदमा। ठीक है। और इसकी दूसरी लोकेशन, पहली लोकेशन तो ये हो गई, इसकी दूसरी लोकेशन मेंशन कीजिए। इसकी दूसरी लोकेशन है सर, वो है विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। पहली लोकेशन तो प्रतापगढ़ है, दूसरी लोकेशन है विंध्य क्षेत्र। यहाँ पे लिखे लिखैया, एक जगह का नाम है, लिखैया शिलाश्रय से, लिखैया शिलाश्रय से, लिखैया शिलाश्रय से सर्वाधिक
मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। समझ गए जी, यहां तक क्लियर है? तो ये था मध्य पाषाण काल। एक बार छोटा सा रिकैप मैं आप लोगों के सामने कर देना चाह रहा हूँ। ये हमने देखा पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, कुछ पूरा पाषाण समझा, पूरा पाषाण आपका समाप्त हुआ। मध्य पाषाण काल जो कि संक्रमण काल है, परिवर्तन का काल है, और सर्वाधिक उपकरण यहाँ पे गुजरात लंगनाच, ये हमने देखा। इस काल को माइक्रोलिथ यानी माइक्रोलिथ कहा जा रहा है क्योंकि उपकरण बहुत छोटे हैं। ठीक है, इस काल की सबसे पहली जानकारी 1867 में कौन दे रहे हैं? CL कार्लाइन। ठीक है, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज के निकाल रहे हैं, विंध्य क्षेत्र से। हड्डी के बने उपकरण मैदादा से प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि मैदादा में ही कब्रें मिल रही हैं, है ना। GR शर्मा जो कि मैदादा के क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बांट रहे हैं, झील क्षेत्र, बूचड़ खाना क्षेत्र, कब्रिस्तान। और ये जो हड्डी के बने उपकरण हैं, ये हमें बूचड़ खाना क्षेत्र से मिले हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा उपकरण हमें गुजरात के लंगनाथ से प्राप्त हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूं याद रख पाएंगे। आइए अगला देखिए। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है सर। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो पशुपालन कहीं ना कहीं होना शुरू हुआ, और पहला पालतू पशु यहाँ पे कुत्ता पहला पालतू पशु, और भेड़ बकरी ये दूसरा पालतू पशु है। अगर कुत्ता विकल्प में नहीं है तो भेड़ बकरी आप लोग आंसर लगाएंगे, अगर दोनों विकल्प में है तो कुत्ता आंसर चला जाएगा। ठीक है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है राजस्थान से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मध्य प्रदेश से। दोनों विकल्प में है तो राजस्थान, राजस्थान विकल्प में नहीं है तो मध्य प्रदेश। क्लियर है? राजस्थान के बाघौर भीलवाड़ा से, और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद से। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। अब आभूषण भी बनने शुरू हो गए, तो पत्थर और हड्डियों से निर्मित आभूषण मिल रहे हैं, और ये प्रमाण हमें मिलता है प्रतापगढ़ के मैदादा से। जाहिर सी बात है वहीं कब्रें हैं, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब मृतकों की अंत्येष्टि प्रथा भी मिल रही है, कब्र में दफना दिया जा रहा है, सामग्री वस्तु साथ में रख दी जा रही है ताकि भाई पुनर्जन्म हो जाए, इसका पुनर्जन्म का प्रतीक ये दर्शा रहा है। और यहाँ पे 2 लोकेशन, एक है आपका प्रतापगढ़, एक है प्रतापगढ़, है ना, एक प्रतापगढ़ है और दूसरा विंध्य क्षेत्र है। प्रतापगढ़ में 2 लोकेशन है, 3 लोकेशन है, मैदादा, सराय नाहर और दमदमा। मैदादा से 28 कब्रें मिली हैं, एक युगल की मिली है, गर्तावास के साक्ष्य मिल रहे हैं, सींगों के आभूषण मिल रहे हैं मैदादा से। सराय नाहर जो कि 15 कब्रों के लिए जाना जा रहा है, प्रोफेसर GR शर्मा बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे व्यक्ति का जो सर है वो पश्चिम की तरफ रखा जा रहा था और जो पैर है वो पूर्व की तरफ हो जाता है। ऐसे लोकेशन याद रखो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे सर बना लो, है ना, ये पैर बन गए, तो पश्चिम की तरफ यहाँ पे सर रखा जा रहा है। तीसरा लोकेशन दमदमा है जहां से 41 कब्रें मिली हैं और 5 युगल की कब्रें मिली हैं महिला पुरुष के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहां से? दमदमा। कौन से कालखंड में? मध्य पाषाण। याद रह जाएगा। अगला क्षेत्र विंध्य क्षेत्र जो मैंने बात करी, लिखैया के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति यहाँ पे होती है। क्लियर है जी? तो ये हमने बहुत बड़ा खंड समाप्त किया है, जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। अब हेडलाइन दीजिए नव पाषाण काल, और इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नव पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट नव पाषाण काल। तो आप देख रहे होंगे एक एक करके हम लोग सेक्शन को खत्म कर रहे हैं। तो जो पहला लेक्चर प्लान बनाए थे हम लोग, उसको टिक करते जाना है कि जो आपका समाप्त होता जा रहा है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।